Good morning, students. Welcome to Social Studies online class of 5th standard. In the last video, we had seen our lesson number 14, which is given on page number 111, Revolt of 1857. क्या देखा था हमने इस वीडियो में कि कैसे फॉरेनर मतलब आउट ऑफ कंट्री के, अपने इंडिया के बाहर के लोग कैसे अपने देश में व्यापार के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे उसमें एक व्यापारी थे ब्रिटिश, वो भी अपने इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। परमिशन निकाली थी उन्होंने मुग़ल साम्राज्य से कि हमें यहाँ पे व्यापार करने के लिए अनुमति दो। फिर ब्रिटिश वो व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे इंडिया में उन्होंने अपना कदम रखा और धीरे धीरे उन्होंने एक एक अपने सिटीज़ पे सत्ता हासिल की। उसमें एक था सबसे पहले बंगाल, जो बैटल ऑफ प्लासी से उन्होंने जो लड़ाई की थी सिराजुद्दौला के साथ, उस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का पराभव हुआ था, वो हार गए थे और वहाँ से ब्रिटिश सत्ता और मजबूत हो गई। उन्होंने पहला कदम अपना वहाँ पे स्थापित किया बंगाल में। तो इस प्रकार ब्रिटिश लोगों की सत्ता धीरे धीरे करते करते ऑल ओवर इंडिया में कैसे प्रस्थापित हुई, इसका आगे का पार्ट हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी से जो 1757 में 1757 में हुई थी सिराजुद्दौला के साथ, वहाँ पे सिराजुद्दौला का पराभव हुआ था और अंग्रेज़ों ने अपने आर्मी के बदौलत वहाँ पे सत्ता हासिल की थी। फिर धीरे धीरे ऐसे उनका पूरे इंडिया पे राज कैसे बढ़ता गया, कैसे पावर बढ़ती गई, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देखो, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, एक्सपेंशन मतलब विस्तार कैसे हुआ पूरे इंडिया में, कैसे ब्रिटिश सत्ता फैल गई, कैसे उनका पावर बढ़ा। आफ्टर बंगाल द ब्रिटिश स्टार्टेड expanding their political power to the rest of the country. स्टूडेंट देखो, अब मैं लेसन रीड करने जा रही हूँ, आप ध्यान से लिसन करिए और समझिए। आफ्टर बंगाल द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर पॉलिटिकल पावर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने बंगाल में विजय प्राप्त की, उस प्रकार उनका हौसला और बुलंद हो गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल पावर जो बचे हुए कंट्री में प्रस्थापित करना चालू कर दिया। एट दैट टाइम, और उस वक्त मुग़ल पावर वॉज ऑन द डिक्लाइन। जो मुग़ल पावर थी, जैसे हमने लास्ट ईयर में पढ़ा, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इन्होंने कैसे सत्ता स्थापित की थी और उन्होंने में भी हमारे इंडिया पे कैसे राज किया। तो जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपना कदम रखा, तब मुग़ल पावर वॉज ऑन द डिक्लाइन। उनका जो मुग़ल पावर था वो धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा था, उसका अस्त होता जा रहा था कि मुग़ल पावर उतनी पावरफुल नहीं रही अभी। आफ्टर बाबर, अकबर, औरंगजेब के बाद जो भी रूलर आए वो उतने पावरफुल नहीं थे, इसीलिए जो मुग़ल पावर थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? तो इसी का फ़ायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स हेडेड बाय वीक एंड सेल्फिश रूलर। अपने इंडिया की कंट्री आपको पता है कि छोटे छोटे हिस्सों में कैसे बढ़ गई है, कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेट्स में अपनी इंडिया बटा हुआ है। और वहाँ पे हेडेड मतलब राज करता था कौन? बाय वीक एंड सेल्फिश रूलर, जो जिनको ओनली सत्ता चाहिए थी, उनको आगे पीपल का क्या हो, जनता का क्या हो, इसकी कोई लेन देन नहीं थी, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए थी। ऐसे सेल्फिश रूलर वहाँ पे वो छोटे छोटे स्टेट्स में राज करते थे। द ब्रिटिश फ्रीली यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड गेन मोर पावर एंड वेल्थ। और ब्रिटिश लोगों ने इसी बातों का फ़ायदा उठाया कि वहाँ के जो रूलर थे वो सेल्फिश थे, कम कुवत थे, उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करके, मतलब उनको डिवाइड करो और वहाँ पे अपनी सत्ता हस्तगत करो, ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई
एंड गेन मतलब प्राप्त की मोर पावर एंड वेल्थ, और उन्होंने इंडिया की संपत्ति और पावर भी हासिल की। विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज एंड अ बेटर डिसिप्लिन आर्मी दे कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सब उन्होंने किस बलबूते पर हासिल किया? बिकॉज ब्रिटिश लोगों के पास एक डिसिप्लिन आर्मी थी। उन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी आर्मी लोगों को वो वेरी डिसिप्लिन थी, और उन्हीं के बलबूते पर उन्होंने इंडिया के हर पार्ट में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का पार्ट अपने अंडर में कैप्चर्ड किया। वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने वहाँ के जो रूलर थे उनको हराया और वहाँ पे अपनी सत्ता प्राप्त की, हस्तगत की। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडिया पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली, और ब्रिटिश लोग बहुत स्वार्थी थे। उन्होंने इंडिया के लोगों को पॉलिटिकली, राजकीय एंड आर्थिक परिस्थितियों का उन्होंने बहुत छल किया। दे मेड इंडिया अ कंज्यूमर ऑफ एक्सपेंसिव ब्रिटिश गुड्स एंड द रिच सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया was utilized for the industries in Britain। क्या किया ब्रिटिश लोगों ने? वो इंडियन पर दिन ब दिन इंडियन लोगों का छल करते जा रहे थे। किस प्रकार कि दे मेड इंडिया, उन्होंने इंडिया को बनाया, क्या बनाया? अ कंज्यूमर ऑफ एक्सपेंसिव ब्रिटिश गुड्स। कंज्यूमर मतलब ग्राहक बनाया। क्यों? कि हमें तो पता है कि यूरोप खंड में, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति में वहाँ पे नए नए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ओपन हुई थी, नए उद्योग वहाँ पे स्थापित किए गए थे। और उन उद्योगों में, उन फैक्ट्री में जो भी माल बनता था, अब माल तो बनाया इतने बड़े पैमाने पे, पर वो माल खरीदने वाला तो कोई चाहिए। तो ब्रिटिश लोगों ने देखा कि इंडिया के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, तो उन्होंने अपने कंपनी में बनाया गया माल, कहाँ पे? ब्रिटेन में, वहाँ के कंपनियों में बनाया गया माल वो इंडिया में बेचने के लिए लाते थे। उनको बाजार पेट मिल गई थी इंडियन लोगों की इंडिया में कि अरे अपने फैक्ट्री में जो भी माल बनता है अच्छा है ना, इंडिया को बेच जा। और वो कैसे बेचते थे? बहुत एक्सपेंसिव, महंगे, कि कैसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, कि वो वहाँ के फैक्ट्री में बनाया गया माल यहाँ के लोगों को ज़्यादा दामों में बेचते थे। एंड द रिच सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल, और क्या करते थे साथ में? यहाँ से जो कच्चा माल था, जैसे कपास थी, यहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वो ब्रिटेन में लेके जाते थे। उस कच्चे माल से वो ब्रिटेन की फैक्ट्री में पक्का माल बनाते थे। जैसे कपास लेके गए तो वहाँ पे कपड़ा बनाया, और वो रेडीमेड कपड़ा वापस वो कहाँ पे बेचने के लिए आते थे? इंडिया में। और कैसे दामों में? महंगे दामों में। इतने ये ब्रिटिश लोग चालाक थे। ड्यू टू दिस पॉलिसी द इंडियन इंडिजियस इंडस्ट्री सफर्ड वेरी बैडली। और इससे क्या हुआ कि उनके कंपनी में बनाया गया माल आकर्षक था, क्योंकि वो फैक्ट्री में बनाया हुआ माल था, तो वो वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन था, और देखने में भी अच्छा था, ब्यूटीफुल था। इसीलिए लोग उसी माल पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो क्या हुआ उसका परिणाम? उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे इंडिया में जो मूल के व्यवसाय थे वो सफ़र वेरी बैडली, उन पे बहुत बुरी गत आ गई, क्योंकि लोग इंडिया में बनाया गया माल बहुत कम खरीदते थे, ब्रिटेन से आया हुआ माल ज़्यादा खरीदते थे। तो यहाँ के जो भी उद्योग धंधे थे वो बेचारे वैसे ही ठप पड़ गए, और इसमें उन उद्योग, और इसी के कारण से जो उद्योगी लोग थे उनमें बेकारी, बेरोजगारी की नौबत आ गई थी। Our next point is discontent among Indians। अब क्या हुआ कि
जो ब्रिटिश लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई थी उससे लोगों में, जो औद्योगिक लोग थे, व्यावसायिक लोग थे, उनमें नाराजी, असमाधान था, नाखुश थे वो ब्रिटिश के इस व्यवहार से। तो उसका फायदा क्या हुआ? द डिफरेंट पॉलिसीज दैट द ब्रिटिश एडॉप्टेड टू एक्सपैंड देयर पावर गेव राइज टू डिसकंटेनमेंट अमॉन्ग इंडियन। ब्रिटिश लोगों ने हर सिटी में, हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी अपनाकर वहाँ पे अपना कदम जमाया। उन्होंने वहाँ की हस्ता, वहाँ के जो भी रूलर थे उनको हराते गए और वहाँ पे अपनी सत्ता वो मजबूत करते गए। वहाँ पे उनकी सत्ता स्थापित होने लगी और इसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसी का इस्तेमाल किया। और इससे क्या हुआ? लोगों के बीच में ब्रिटिशों के खिलाफ नाराजी पैदा हो गई। नॉट ओनली फार्मर एंड आर्टिसंस बट लोकल जमींदार एंड नवाब अल्सो लिव एट देयर मर्सी। और ओनली फार्मर ही नहीं, तो जो भी आर्टिस्ट थे, हस्तकला करने वाले, जो भी व्यवसायिक थे उनमें, और वहाँ के लोकल ज़मींदार, जहाँ पे उस एरिया में जिनका राज चलता था, वहाँ वो ज़मींदार, नवाब, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने नवाब को हराया था, ऐसे नवाब, इनके बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ दिन ब दिन असमाधान और नाराज़ी बढ़ती गई। After the Industrial Revolution, the big cotton mills in England needed cotton for their production. अब क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो अब वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रियाँ ओपन हो गई थी। तो उन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उन्हें कॉटन्स चाहिए था। कॉटन ग्रू वेरी वेल इन इंडियन कंडीशन। और कपास की जो खेती थी वो इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी क्योंकि वैसा वेदर इंडिया में था। सो इंडियन फार्मर वेयर कंपेल्ड सो सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस। तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके पे कॉटन की फसल उगती थी, तो ब्रिटिश लोग इंडियन फार्मर पर जोर ज़बरदस्ती करते थे, उन पर सख्ती करते थे कि आप अपना माल हमें कम दामों में बेचो, ताकि वो यहाँ से लेके जाकर इंग्लैंड के कंपनियों में उससे अच्छा महंगा माल वो तैयार करे और फिर इंडिया में आके वापस उसको बेचे। तो इसलिए वो इंडियन फार्मर पर ज़बरदस्ती करने लगे। सेकेंड, फार्मर्स इन बंगाल एंड बिहार वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। और वो क्या करते थे कि जो बंगाल और बिहार के फार्मर थे उन पे वो ज़बरदस्ती करते थे कि आप अपने खेती में इंडिगो की फसल उत्पादित करो। मतलब इंडिगो यानी नील, जो कपड़े कलर करने के लिए काम में आता है। अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर फॉर डाइंग वॉज प्रोड्यूस। ऐसा प्लांट कि जहाँ से एक ब्लू पाउडर, जिसे हम नील बोलते हैं, जो कपड़ों को रंगाई करने में काम में आता है। द फार्मर हैड टू ग्रो इट इवन दो देयर वॉज अ फेमाइन इन इंडिया। और अब बेचारे फार्मर क्या करते, क्योंकि वो ब्रिटिश लोग उन पर ज़बरदस्ती ही ऐसे करते थे। एक तरीके से हमारे इंडिया में इतनी उपास मार थी, लोगों को खाने को नहीं मिलता था, गरीबी थी इंडिया में, और ऊपर से ब्रिटिश लोग उनको प्रेशर करते थे कि आप अपने खेती में इंडिगो की फसल उत्पादित करो ज़्यादा से ज़्यादा मायने में। एंड दिस इंडिगो वॉज सोल्ड टू द ब्रिटिश एट अ वेरी लो प्राइस। और ये जो फसल थी ब्लू पाउडर इंडिगो की, वो फिर आप ब्रिटिश लोगों को कम दामों में बेचो। दिस लेड द फार्मर सो पेन्यूरी एंड starvation। और इस वजह से क्या हुआ, अनाज की तो फसल उगी नहीं जा रही थी, इंडिगो की फसल होती जा रही थी, कॉटन की फसल होती जा रही थी, और इस प्रकार इंडिया में दिन ब दिन इन लोगों को बेकारी, भूखा रहना, उपास मार, ऐसी नौबत इंडिया पे आने लगी। अब नो मोर अ फेमाइन इज स्केर्सिटी ऑफ फूड कॉज बाय क्रॉप फेल्यूर। मतलब जब फसल होती नहीं है अनाज की
और जब लोगों पे भूखा रहने की जो नौबत आती है उसे हम फेमाइन बोलते हैं, उपासमार बोलते हैं, ठीक है। नाउ द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, जो हाथमाग कंपनी थी, टू सफर द सेम फेट, इसी अवस्था से वो भी गुजर रही थी। क्यों? द वीवर्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन वेयर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ओनली टू द ब्रिटिश एट अ वेरी लो प्राइस। स्लोली द इंडियन इंडस्ट्री वॉज फोर्स टू क्लोज डाउन। अब जो हाथमाग पर काम करने वाले थे उन पे भी यही नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग उनको भी ज़बरदस्ती करने लगे कि आप अपना तैयार किया हुआ, निर्माण किया हुआ सिल्क एंड कॉटन हमें ही बेचो, बाकी किसी को नहीं बेचो, सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बेचो, और वो भी बड़े सस्ते दामों में। फिर उन पे भी वही नौबत आ गई कि उन्हें अपनी जो हाथमाग कंपनी थी, हाथमाग इंडस्ट्री थी, जो घरगुती उनका उद्योग था, वो उन्हें बंद करना पड़ा। द नवाब, जमींदार एंड किंग्स फेयर नो बेटर, जो नवाब थे, जमींदार थे, किंग, वो भी इसी सफर से गुजर रहे थे। देयर स्टेटस वेयर अटैच टू द कंपनी रूल ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। अब